पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। पूछा गया है आपसे, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। वास्तविक पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली तो वास्को डी गामा था, ये बात बिल्कुल सही है। 1498 ईस्वी में आपका आया था ये। लेकिन यहाँ पर बोला गया वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर वाला। जिनका भी विकल्प नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। पहले नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपको क्या होगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर अगर हम प्रश्न की बात करेंगे तो ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न है। यहाँ पर डायरेक्शन प्रश्न आपका है और सभी लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। प्रश्न ध्यान समझ लीजिए और यहां पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। चौराहे पर क्या है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ता है। इसके बाद वो क्या है, दक्षिण की ओर मुड़ता है। इसके बाद फिर आपका बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। इसका आंसर क्या होगा बताइए। मान लेते हैं एक चौराहा टाइप का बना हुआ है, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। ये चौराहा टाइप का है, हाँ ठीक है। मान लेते हैं मुरली यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हुआ कि बाईं ओर मुड़ता है, चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है ना। बाईं ओर मुड़ा मान लो, ऐसे गया और फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ने से पहले, है ना, दक्षिण की ओर चला है ये, पहले बाईं ओर मुड़ा फिर आपका दक्षिण की ओर चला। तो बोला गया है यहाँ पर कि बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। तो सिंपल सी बात है, पश्चिम में चल रहा होगा, है ना। कहाँ पे चल रहा होगा, पश्चिम में चल रहा था। बाईं ओर जैसे मुड़ा तो ऐसे चल रहा था बाईं ओर मान लो, और फिर ये आ गया दक्षिण। तो इसके पहले ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो पहले दोस्तों कहाँ चल रहा होगा, पश्चिम में चल रहा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए पहले बाईं ओर चला यानी पश्चिम होगा, तभी तो नीचे की तरफ दक्षिण आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, इस आकृति को ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखिए और आपको बताना है इस आकृति में ट्रायंगल कितने, त्रिभुज कितने हैं। आपको त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, यहाँ पर कितना आंसर होगा। चलिए कमेंट करिए। यहां पर देखिए आपको बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अच्छा प्रश्न है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए एक ट्रायंगल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ट्रायंगल तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। इसके बाद एक ट्रायंगल आपका ये दिख रहा है, ये 11, एक ये 12, एक ये 13, है ना, एक ये 14, एक ये 15, एक ये 16, एक ये 17, 17 हो गए, एक ये तो हो गया 17, एक ये 18, एक ये 19, एक ये 20, है ना, 20 हो गए। और इसके बाद आपका कौन सा एक बनाएगा, है ना, 20 हो गए थे आपके। 20 के बाद एक ये बना देगा, ये 21, एक ये 22 और एक ये बड़ा वाला 23। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 23 बनेंगे। काउंट कर लीजिएगा, टोटल आपके 23 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है ना। इसको आराम से काउंट कर लीजिएगा। आपके ट्रायंगलों की संख्या, जो त्रिभुजों की संख्या आएगी आपकी 23 आएगी। आराम से काउंट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर देखिए आपको सवालों का जवाब देना है। आपको आंसर बताना क्या होगा। लिखा हुआ है यदि प्लस है इंटू, माइनस है प्लस और प्लस है डिवाइड, डिवाइड है आपका माइनस। ये सबका यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, इस साइन का क्या मतलब है। चिन्ह को आप परिवर्तित कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 माइनस, माइनस को इन्होंने क्या बोला है, माइनस को इन्होंने क्या बोला है बताइए, है ना। सब यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए प्लस को इन्होंने मल्टीप्लाई बोला है, माइनस को इन्होंने प्लस बोला है,
है ना, माइनस क्या बोला, प्लस बोला है, तो यहाँ पर 6 प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। इसके बाद जो प्लस वाला है ना, इन्होंने मल्टीप्लाई बोला है, तो जो ये प्लस है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई वाला साइन है, जो मल्टीप्लाई वाला साइन है ना, वो कह रहे हैं डिवाइड है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड ऐसे कर देंगे, और जो डिवाइड वाला साइन है उसको बोला है माइनस है, यानी माइनस कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है, इतना सा आपको करना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास में पहले डिवीजन वाला सॉल्व होगा, तो यहां पर कितना आएगा, है ना, यहां पर आपका आ जाएगा 6 प्लस, है ना, 9 × 7, यानी कि 9 × 8/3 ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब हाँ यही आएगा, माइनस का 20 रहेगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 होता है, यानी 6 प्लस 3 8 जा 24, माइनस का 20, माइनस का 20 था ये, तो 24 6 कितने, 30, 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, आंसर 10 आएगा। आंसर 10 आ रहा है ना, बिल्कुल देखिए सही आंसर आ गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां से देखिए करंट के प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए। यहां पर आपको बताना है मई 2023 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो यहां पे आंसर आपको हो जाएगा दामोदर मौजो। कोंकणी लेखक हैं आपके, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। और नीलमणि फूकन को जो मिला था ना पुरस्कार, वो आपका 56वां था। कौन सा था, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये भी याद रखिएगा। ये आपका 57वां है दामोदर मौजो को। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है जून 2023 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी, आपको बताना है। यहां पर थीम पूछा गया है 2023 में, और यहां पर बताया जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है, चलिए यहां पर देखिए आपको राइट आंसर बताइए सभी लोग, यहां पर क्या होगा, है ना। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर देखिए विचार करना है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको पॉइंट हम बता दे रहे हैं, बताइए। लिखा हुआ है पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। बात बिल्कुल सही है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया, यह भी बात सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया दक्षिण ध्रुव पर, यह भी बात बिल्कुल सही है। जब सब सही है तो आपको लगाना पड़ेगा, सभी कथन आपके क्या है, सही आपके हो जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बंगाल में 1765 ईस्वी में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है, और ये जो समाप्त किया था उनका नाम क्या था, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, देखिए समाप्त बोला गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहां पर द्वैध शासन की स्थापना 1765 में किसने किया था, देखिए स्थापना तो किया था आपका लॉर्ड क्लाइव ने किया था, लेकिन समाप्त जो किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आपका क्या हुआ था, लागू किया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। बाकी ये समाप्त किया गया था आपका वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए, किस ब्रिटिश ने 1857 में हुए महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 9 नंबर का आपको जवाब देना है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा। इस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी में हुए महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, उनका नाम था आपका डिजरायली। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। जिनका भी ए नंबर जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, क्लेमेंट एटली की हम बात करेंगे तो भारत जब आजाद हुआ था, स्वतंत्रता जब दिवस आपका 15 अगस्त को आजाद हुआ था 1947 में, उस समय आपके क्लेमेंट एटली आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, संगम साहित्य तोल कापियम, तोल कापियम किस विषय से संबंधित है, आपको बताना है। 10 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा,
तोलकापियम, यहां पर आपको बताना किस विषय संबंधित, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा व्याकरण ग्रंथ। ऑप्शन नंबर यहां पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है, लिखा हुआ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। एक तरफ कुमारगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त प्रथम है। यहां पर देखिए आपको सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर बताया जा रहा कुमारगुप्त अनंत देवी, है ना, ये वाला पहले का आपका चौथा है। समुद्रगुप्त की बात करेंगे दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो कुबेर नागा। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो कुमार देवी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 4231। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर आपको देखिए बताना है, किस विदेश विदेशी यात्री ने मुरजुल जहाब नामक ग्रंथ की रचना किया था। 12 नंबर का आपको देखिए जवाब देना है। तो मुरजुल जहाब की जो रचना है, अरब यात्री आपके नाम था उनका अलम सूदी। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया, जल में ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाइपोक्सिया की स्थिति कब माना जाता है, यहां पर आंसर आपका होगा, है ना। यहां पर देखिए बताया जा रहा है 2 से 3 mg पर लीटर से कम हो जाती है ना। तो 2 से 3 यानी यहां पे आंसर आपको लगाना पड़ेगा 2 mg पर लीटर। विकल्प नंबर यहां पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का जो रंग होगा वो आपका रेड कलर का बनेगा, लाल। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है, यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया, कार्बन उपयोग से अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां पर देखिए 15 नंबर का आपको जवाब देना है, कार्बन उपयोग से अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 15 नंबर का जवाब आपका होगा सोडियम। सोडियम यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम को आप सब लोग जानते ही होंगे, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। वाटर के साथ संपर्क में आने से इसमें क्या होता है, आग लग जाती है ना। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा, 15 नंबर का सी होगा। कैरोसिन ऑयल में रखते हैं ना सोडियम को, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना, इनमें से कौन सा नेता उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़ा नहीं था। 16 नंबर का आपको देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं मदारी पासी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़ा नहीं था। यहां पर जो आंसर आपका होगा बिल्कुल सही जवाब है, मदारी पासी का जो संबंध है एका आंदोलन से था। एका आंदोलन से इनका संबंध था, एका आंदोलन से, ठीक है ना, एका आंदोलन से संबंधित था। इसलिए आंसर आपको डी नंबर लगा देना है। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का पहला मजदूर संघ था। कौन सा संगठन भारत का पहला मजदूर संघ था। आंसर जाएगा बंबई मिल हैंड एसोसिएशन। विकल्प नंबर जाएगा आपका यहां पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहां पर बताना है, पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था, कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। प्रश्न ने बहुत बार कराया, यहां पर आंसर बताया जा रहा है 72, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आसान प्रश्न है। और अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, अगर हम बात करते हैं, इसको आप बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस आपका प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। मायोपिया के लिए आपका होता है ये निकट दृष्टि दोष, इसके लिए आपका अवतल लेंस होता है। प्लस बायोपिया की जब बात करते हैं, इसको आप हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष, इसमें द्विफोक्सी का यूज होता है। आप बिंदुकता की बात करते हैं ना, इसके लिए बेलनाकार होता है, ये बेलनाकार होता है। अब इसमें हम क्या बताएं, सभी तो सुमेली लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा सब क्रम से ही है, ऑप्शन नंबर पहला आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अकॉर्डिंग बताना, इनमें से कौन सा विकल्प जो है न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। न्यूट्रल वायर को जो दर्शाता है, आंसर क्या होगा। देखिए लाल जो आपका होता है ना, लाल आपका होता है, ये तो न्यूट्रल के लिए आपका नीला या काला यूज होता है। कौन सा कलर यूज होता है, नीला या काला। तो ब्लू कलर दिया है, मार दीजिए। कभी कभी नीला और काला दोनों कलर आपके यूज होते हैं न्यूट्रल में, याद रखिएगा। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। देखिए जीवाणु जनित रोग आपको बताना 21 नंबर में क्या होगा। तो जीवाणु जनित रोग की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा, हाँ बताइए क्या होगा।
हाँ बिल्कुल सही है, टिटनेस बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जीवाणु जनित है, बाकी सब विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर टिटनेस को छोड़ के टिटनेस वाला लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है विटामिन सी के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। लिखा हुआ है 22 नंबर में, देखिए आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। करौंदा में विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, करौंदा में। यानी पहला और दूसरा यानी दोनों सही होंगे। 22 नंबर का जवाब जाएगा आपका ए नंबर के साथ। खट्टा होता है ना, खाए होंगे करौंदा। गोल्डन, यहाँ पर बताइए गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। 23 नंबर कह रहे हैं विटामिन ए, बिल्कुल सही है। विटामिन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है यूरिया का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है। तो इसका निर्माण जो होता है याद रखिएगा, है ना, यकृत, लीवर, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपको बताना है श्वसन तंत्र के बारे में असत्य कथन की देखिए यहाँ पर पहचान करना है। श्वसन तंत्र के बारे में असत्य कथन की देखिए पहचान करना है। 25 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, असत्य वाला पूछा गया है। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से होता है। बात बिल्कुल सही है। वायु की वह मात्रा जो अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है फेफड़े का आयतन कहलाती है, ये भी सही है। मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित होते हैं, ये भी आपका सही है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन यकृत में होता है, ये आपका गलत है, यही वाला गलत है। 25 नंबर का जो जवाब आपका होगा ना, बिल्कुल सही है, माइट्रोकांड्रिया में होता है। ये यकृत में नहीं होता, माइट्रोकांड्रिया में होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखिएगा, आंसर आपका डी नंबर वाला गलत दिया गया, बाकी सब आपके सही थे। और अगला प्रश्न देखिए, आप पर आपको जवाब देना है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहां पर किया था। ये कहां पर किया था आपको बताना है। और ये जो किया गया था स्थापना 1905 में किया था, कहां पर किया था, लंदन में किया था। विकल्प जाएगा आपका बी नंबर के साथ। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, आसान प्रश्न है। और आपके यूरोपीय पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ए होम ने स्थापना किया तो बात अलग सही है 1885 में, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय पूछ लिया गया तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले आपको बताना। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना, दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, वह किस क्षेत्र से चुनाव जीते थे, कौन क्षेत्र से जीते थे आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर अगर आपका जवाब फिन्सबरी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। फिन्सबरी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और इन्होंने याद रखिएगा कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता भी किया था, 1886, 1893 और 1906 में। 3 बार अध्यक्षता भी कर चुके हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की। अगला प्रश्न है रक्त के विषय में, देखिए आपको बताना है असत्य कथन क्या होगा। देखिए रक्त के कथन के बारे में बताना, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, सभी लोगों को पता है। और रक्त में लिखा हुआ है तंतु बंद होते हैं, है ना। देखिए ये, और इसमें बोला क्या गया, असत्य कथन की पहचान करना। 29 नंबर में असत्य कथन, संयोजी ऊतक सही है। और यहाँ पर तंतुबंध पाए जाते हैं रक्त को छोड़कर, इसलिए ये वाला आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। WBC और ये लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन में हिम नामक वर्ण की उपस्थिति की वजह से होता है, बाकी सब पॉइंट आपके सही है। बस विकल्प नंबर आपका यहाँ बी नंबर को छोड़ के असत्य पूछा गया, बी नंबर आपको लगा देना है। आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनर्प्रसंस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं प्लास्टिक पुनर्चक्रण संबंधित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ विकास युक्त सीडीएम को UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है, किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है। और ये आपको धारा पूछा गया है, धारा आपकी है 12। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी के साथ। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए सुमेलित वाला पूछा गया है, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे अंशी राष्ट्रीय उद्यान तो आपका कर्नाटक में, केरल में कब से आ गया, ये कर्नाटक में है दोस्तों। ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है, न कि केरल में। ये पहला ही विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। बाकी संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और काजीरंगा जैसा सब लोग जानते हैं असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे है और आपको जवाब देना है। यहाँ पर लिखा हुआ सुमेलित करिए। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चंद्रप्रभा हमने चिल्ला चिल्ला के बताया, यूपी संबंधित है, चंदौली, है ना, चंदौली जिला। तो यहाँ पर चंद्रप्रभा तो सभी को पता है, पहले का आपका दूसरा होगा। और ए का दूसरा कहाँ पे लिखा हुआ है, ए का दूसरा बहुत जगह लिख रखा है। चलो कोई बात नहीं, और आगे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर पाखल की बात करते हैं, तेलंगाना में, यानी बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, मिल गया विकल्प।
विकल्प मिल गया, आप कहेंगे सर मिल गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मिल गया है। यहाँ ए का दूसरा, बी का तीसरा, सिर्फ विकल्प हमारे सी नंबर पे ही दिया था और किसी विकल्प में ऐसा नहीं दिया था। आपको बिना किसी देरी के ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर टिक कर देना है। यहाँ पर पूछा गया सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, 34 नंबर का जवाब देना है और 34 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं त्रिपुरा में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। त्रिपुरा में पड़ता है ना विशालगढ़, वहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो कि आसान प्रश्न है, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सीमांत गांधी तो बहुत आसान है, कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया सुमेलित करिए, आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पर क्या होगा, 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है। सुमेलित करिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला हरदयाल, तो आप कहेंगे तो गदर पार्टी से, है ना, बिल्कुल बात सही है। तो आप कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये बात करेंगे बंगाली, यानी ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट हालांकि बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, है ना, कमेंट सभी लोग करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, डेली क्लास आपकी चल रही है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा की संज्ञा दिया था? 37 नंबर का आपको जवाब देना है और 37 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं अश्विनी कुमार दत्त। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है? गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का जो उद्गम है नेपाल हिमालय से है? तो आप कहेंगे 38 नंबर पूछा गया, तो आसान प्रश्न है और 38 नंबर का यहाँ पर आपको कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। और कह रहे हैं यहाँ पर आपका घाघरा, हमने कहा बिल्कुल सही है। आप गंडक भी कहेंगे, कोसी भी कहेंगे, रामगंगा को छोड़ देंगे, है ना, तो केवल 134 वाला होगा, केवल 134 देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के कुमाऊं मंडल से निकलती है, याद रखिएगा, इसलिए विकल्प आपका सी वाला ही होगा, 134। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, बताइए कौन सी ऐसी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां जो होती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसा कि आप जानते हैं महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। नर्मदा एवं ताप्ती दो बड़ी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, सभी को पता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नदियां कौन सी हैं, नर्मदा है और ताप्ती है। याद रखिए कि यहाँ पर विकल्प नंबर कह रहे हैं सी नंबर होगा 124, 124 गोदावरी हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। ताप्ती और नर्मदा जानते हैं पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पर 124 वाला आपको लगा देना, सी नंबर वाला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, क्वेश्चन है आपका, कथन है, कारण है, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। कथन ए में दिया गया है सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, कारण है पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। 40 नंबर का आपको, और यहाँ पर जो आपका ए और आर ये बात तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, याद रखिएगा। 40 नंबर का बी नंबर आपका सही है, सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, व्याख्या सही नहीं है, आंसर आपको लगाना पड़ेगा, विकल्प नंबर आपका जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? आपको बताना है क्या शामिल नहीं है, 41 का आपको जवाब देना है और यहां पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर जंगली जीवों के व्यापार पर जोर, यह शामिल नहीं है, बाकी संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीव आवासों कानून, ये सब है। लेकिन जो जंगली जीवों के व्यापार पर जोर दिया गया ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला शामिल नहीं है। इस प्रश्न को तो आप थोड़ा सा लॉजिक करके आंसर दे सकते थे, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं था। अगला प्रश्न देखिए एक और आपके सामने है, यहाँ पर कारण और कथन संबंधित प्रश्न है। कथन लिखा हुआ है कार्बनिक कृषि का वर्तमान समय में अधिक प्रचलन है, और कारण बोल रहे हैं कि पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 42 का आंसर क्या होगा, और 42 का जो विकल्प है ये सही है, लेकिन पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, गलत है। 42 नंबर का सी होगा, पहला सही है और कारण वाला गलत है, आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और दूसरा पॉइंट है भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो इन्होंने दोनों बात सही बोल दी है, हमने कहा बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। जब दोनों बातें सही है तो फिर मजबूरी है हमें विकल्प नंबर सी लगाना पड़ेगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल का कितने % हिस्सा जो है पठारी है?
बताइए, क्षेत्रफल जो आप लोग जानते ही हैं भारत का, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया, सभी लोग पता है। और कितने परसेंट हिस्सा जो है पठारी है, 44 नंबर बताना, 44 कह रहे हैं, 27% है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कृष्णा गोदावरी जल विवाद का संबंध किस राज्य के बीच नहीं है, आपको बताना है कौन से राज्य के बीच नहीं है कृष्णा गोदावरी विवाद पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश सब है, लेकिन तमिलनाडु से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तमिलनाडु आपका लगा देना है। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख, विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है, याद रखिएगा, तमिलनाडु इसमें शामिल आपका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर देखिए सत्य का पहचान करना है, सत्य की पहचान करिए। लिखा हुआ शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। 46 नंबर में आपको जवाब देना है। शीत ऋतु में बोई जाने फसलों को मतलब खरीफ होता है तो कह रहे हैं जायद कहा जाता है, मतलब क्या बात है, गलत सलत लिख दिया है, गलत है ये। गन्ने की फसल को तैयार होने में 2 वर्ष का समय लगता है। हमने कई बार आपको बताया है कि जब गन्ने की जो फसल होती है उसको तैयार होने में आपका 1 वर्ष का समय लगता है, 12 महीने का समय लगता है गन्ने की फसल को तैयार होने में, 2 साल नहीं लगता है, गलत दिया गया है, इसको काट दीजिए। मूंगफली खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल है, तो आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, खरीफ की फसल में तो मूंगफली होती है, खरीफ की फसल सर्दियों के टाइम पे जो, तो बिल्कुल सही है, तो मूंगफली वाला लगा दीजिए। वैसे भी आप सर्दियों में देखे होंगे मूंगफली खूब आती है ना, खाते हैं फिर आप लोग, तो आंसर लगा दीजिए, केवल तीसरा वाला सही है, 46 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है। हमने पूछा है कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है, आप कहेंगे 47 नंबर में पूछा गया, हमने कहा बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे डी नंबर। हमने कहा क्यों डी नंबर बताया आपने, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट, तो आप कहेंगे सर ये ठंडी जलधारा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये कैसी है ठंडी जलधारा है, तो हमने कहा ऊपर वाली कौन सी थी तीनों, तो आप कहेंगे गर्म जलधारा है। तो भिन्न पूछा गया है, रीजनिंग टाइप का प्रश्न बना दिया, 3 गर्म है 1 ठंडा है, तो ठंडा वाला ही बताएंगे, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, इनमें से कुछ किस पुस्तक को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है, बताइए किस पुस्तक को बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। आप कहेंगे 48 नंबर, 48 नंबर का तो कहेंगे ये तो हमने पढ़ा है। हमने कहा बताइए बंगाल का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे आनंद मठ को कहा जाता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ को बंगाल का बाइबिल की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, किस हिंदू शाही शासक ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, बताइए किस हिंदू शाही शासक ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। 49 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा जयपाल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, हिंदू शाही शासक राज जयपाल जो है महमूद गजनवी से पराजित हो गए थे, उनके बाद उनको आत्मग्लानि हुई कि भैया हम हार गए हैं, क्या करें, तो इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, अग्नि में कूद कर लिया था, याद रखिएगा। और आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। और यहाँ पर देखिए 50 नंबर का आपको जवाब देना है, फिरोज शाह तुगलक ने हक आ सर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया था, यह कर उपज का कितना परसेंट होता था। 50 नंबर में आपको जवाब देना है, और ये जो लगाया था वो जो उपज का होता था उसका परसेंटेज था आपका 10%, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर। वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा।